सेक्शन 13 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की समितियों से संबंधित है और सेक्शन 13 कहता है कि क्लॉज 1 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कृषि जैव विविधता व्यवहार करने के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण जो ट्रिब्यूनल है वो कृषि है ना और जैव विविधता के आपस में व्यवहार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा जो आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे। उसका स्पष्टीकरण लिखा है ना, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कृषि जैव विविधता से कृषि से संबंधित जाति और उनकी जंगली प्रजातियों से संबंधित जैव विविधता अभिप्रेत है। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कृषि जैव विविधता से मतलब है कृषि जो होती है सामान्य रूप से कृषि करते हैं अनाजों की से संबंधित जाति मतलब उससे संबंधित क्या प्रकार हो सकते हैं वो, और इसके अलावा जो जंगली प्रजातियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं या अपने आप से उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन दोनों का आपस में संबंध है, संबंधित जैव विविधता यहाँ पे अभिप्रेत है। कृषि जो सामान्य रूप से कृषि की जाती है, कृषि मतलब क्या होता है जिसमें खेती की जाती है, और जंगली प्रजातियां क्या होती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं, दोनों में अंतर है। यहाँ हम अपने मनमाफिक बीज बोते हैं है ना, पौधारोपण होता है उसका, और उसके बाद समय आने पकती है, फसल काटी जाती है, फिर फल निकलते हैं उसके, और जंगली प्रजातियां अपने आप होती हैं, अपने आप उड़ के जंगलों में लग जाते हैं, और जो जंगली पौधे होते हैं, जंगली फल होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं और उनका स्वाद भी अलग टाइप का होता है और उनके गुणधर्म भी अलग टाइप के होते हैं। तो 13 का 2 उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन और कृत्यों के अनुपालन के लिए उतनी संख्या में समितियों का गठन कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो अपन ने ऊपर बात की थी क्लॉज 1 में कि जो कृषि जैव विविधता है और का जो व्यवहार है उसके लिए समिति गठित की जाएगी। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण देखेगा कि कितनी आवश्यक हैं समितियां जो मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त होंगी, वो भी कैसे, दक्षतापूर्ण रूप से, माने एक कुशलतापूर्वक उनका निर्वहन कर सकें, कुशलतापूर्वक उनको अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चला सकें। तो उसके लिए उन्होंने कहा उतनी संख्या में जितनी समितियां गठित करने की आवश्यकता होगी वे उतनी ठीक समझे उतनी गठित करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और क्लॉज 1 के पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस पर क्लॉज 1 पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। वहीं क्लॉज 3 आता है 13 का, इस धारा के अधीन गठित समिति में ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं उतनी संख्या में सहयोजित किए जा सकेंगे जो वह ठीक समझे, और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और इसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा। वहां पे यही बता दिया हमने कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य हैं वो इसके सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, और उतनी संख्या में ये संयोजित किए जाएंगे ऐसे व्यक्ति जो आवश्यक हों, और इस प्रकार संयोजित व्यक्तियों की समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने पर होंगे, हो सकते हैं वो, और कार्रवाइयों में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट डालने का उनको मत अधिकार उनको नहीं होगा। वोट डालने का अधिकार किसको है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य हैं उनको अधिकार है, और यदि सम संख्या में वोट पड़ते हैं तो किसका वोट निर्णय करता है, अध्यक्ष का वोट निर्णय करता है। और वो यदि अध्यक्ष उसमें उपस्थित नहीं है तो फिर अध्यक्ष कौन होता है, सदस्यों में से ही जो उपस्थित हैं उनमें से किसी को वो सदस्य को अपना अध्यक्ष उस समय के लिए बना लेते हैं। फोर्थ है 13 का, उपधारा 2 के अधीन गठित समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाए। तो केंद्र सरकार इसके लिए वो भत्ता निर्धारित करेगी। मान लो वो उपस्थित होते हैं राष्ट्रीय इसके समितियों के में इकट्ठे हो रहे हैं, अधिवेशन में इकट्ठे हो रहे हैं, जो उसके अधिवेशन हो रहे हैं, तो उनको लिए फीस दी जाएगी और वो फीस निर्धारित कौन करेगा, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अब आ जाता है सेक्शन 14 जो बात करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में। क्लॉज 114 का, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उतने अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। अब ये वो पदाधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया जाएगा जो नेशनल जो बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल है और जितने आवश्यक समझती है उतने अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त करेगी, ताकि ये इसके अधिवेशन और इसकी जो कार्रवाइयां हैं चलती हैं उनको सुचारू रूप से दक्षतापूर्ण तरीके से चलाया जा सके, उसमें कोई व्यवधान ना आए। क्योंकि आप पक्का मानिए कि कोई भी स्ट्रक्चर सामान्य रूप से चलाना है तो सिर्फ उसके अध्यक्ष और सदस्यों से काम नहीं चलेगा, उनका पूरा सिस्टम होता है, उसमें सफाई कर्मचारी रहते हैं और उसमें आपके आवाज लगाने वाले कर्मचारी रहते हैं, ड्राइवर्स होते हैं और इसके अलावा चौकीदार होते हैं, इसके अलावा अधिकारी होते हैं जो अन्य चीज़ों को देते हैं। मतलब पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस मैनेजमेंट में जितने अधिकारी कर्मचारी होंगे वो सब रहते हैं। जैसे आपका कोर्ट है तो कोर्ट में सिर्फ अकेले जज थोड़ी होते हैं, कोर्ट में जज के अलावा चौकीदार होते हैं, आवाज़ लगाने वाले होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें मैनेजर होता है, कोर्ट मैनेजर होता है, उनके अंदर में काम करने वाले क्लर्क होते हैं,
विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, तब जाके कोर्ट चलती है। ऐसा तो नहीं कि न्यायाधीश कोर्ट जाएगा, सुबह 10 बजे झाड़ू लगाएगा, फिर पानी मटका भर के रख लेगा, फिर चाय बना के ले आएगा, फिर बैठ के सीट पे बैठ जाएगा कि फिर बीच बीच में सुनने लगेगा। ऐसा करता है क्या कोर्ट न्यायाधीश सीधा जाके अपनी सीट पे बैठता है। तो ये सिस्टम हर जगह होता है, एक जो जिसे हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर चलाने वाला सिस्टम, मतलब पूरे मैनेजमेंट को चलाने वाला एक मैनेजमेंट सिस्टम रहता है जो पूरी प्रणाली को चलाता है। बाकी हमको नाम दिखाई देता है क्या, कोर्ट है मतलब न्यायाधीश है उसमें, इसका मतलब क्या है, बाकी तो कोई होगा ही नहीं। ऐसा ही हर जगह है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है तो उसको चलाने के बैकग्राउंड में, जिसको कहते हैं बेस में चलने वाली चीजें अलग पूरा मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। तो उसके लिए जितने आवश्यक हैं उतने कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि कार्रवाइयां दक्षतापूर्ण तरीके से सुचारू रूप से अधिवेशनों की चल सकें और वो अपना काम मन लगा के कर सकें। 14 का 2 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो नियमों द्वारा विहित की जाए। अब ये जो निर्धारित जो नियुक्त हुए हैं प्राधिकरण के माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी, उनकी सेवा की शर्तें, उनकी कंडीशन और उनके रिस्ट्रिक्शन जो भी हैं वो भी नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, विहित किए जाएं। मतलब जो निर्धारित किए जाएंगे वो सारे रूल्स और रेगुलेशन उनके ऊपर लागू होंगे। अब सेक्शन 15 आ जाता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन। क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन। क्या होगा अधिप्रमाणन? अधिप्रमाणन माने क्या होता है, अटेस्ट करना, सर्टिफाइड करना कि ये चीज जो हुई है ऐसी है और सही है। तो अब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन कौन करेगा, तो देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से के सभी आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन अध्यक्ष या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उत्पादित सभी अन्य लिखतें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो भी प्रोसेस चलती है तो उसमें जो भी निर्णित होता है या जो भी निर्णय होते हैं या जो भी लिखित होता है उस पर अध्यक्ष साइन करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, चूंकि उन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या होगा, वो सदस्यों में से जो अध्यक्ष बनाया गया उसके अधिप्रमाण काम करेंगे, हस्ताक्षर काम करेंगे। और इसके अलावा अन्य जो लिखते हैं, इसके अलावा जो बैकग्राउंड में बेस में चलेंगी लिखते हैं, मतलब लिखित मतलब जो ऑर्डर्स चलेंगे, इसके अलावा अधिवेशन के अलावा, तो उनमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा जो निर्धारित कोई प्राधिकारी है वो अधिकारी अपने हस्ताक्षर के द्वारा उसको अधिप्रमाणित करेगा। कौन अधिप्रमाणित कर रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष कर रहा है। और अन्य लिखते हैं, जो अन्य आदेश हुए हैं जो अंदर की तरफ चल रहे हैं, अन्य तरीके से चल रहे हैं, जो अधिवेशन के अलावा हैं, उन सब में जो प्राधिकारी निर्धारित कर रखा है, जो अधिकारी नियुक्त कर रखा है, किसके द्वारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा, तो वो उसके हस्ताक्षर वहां चलेंगे। अब 16 आ जाता है सेक्शन, जो बात करता है शक्तियों का प्रत्यायोजन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को धारा 50 के अधीन अपील करने और धारा 62 के अधीन भी नियम बनाने की शक्ति से भिन्न जो आवश्यक समझी जाए, प्रत्यायोजन की जा सकेंगी। दो को छोड़ दिया उनने। सेक्शन 50 के अंतर्गत अपील करने की जो पावर है वो, और सेक्शन 60 के अधीन जो विनियम बनाने की शक्ति है वो, मतलब विनियम नहीं बना पाएंगे, अपील करने से संबंधित यदि है तो उसको वो नहीं कर पाएंगे, प्रत्यायोजन नहीं होगा उनका। बाकी सबका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो आवश्यक समझे साधारण या विशेष आदेश के द्वारा सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों का वो प्रत्यायोजन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अच्छा प्रत्यायोजन करेंगे कैसे, इस शर्तों और जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन उनके अनुसार जितना उनको प्रत्यायोजन करना है उसका प्रत्यायोजन कर सकते हैं, ताकि वो कार्रवाइयां सुचारू रूप से चल सकें और उनके निर्देश के अनुसार चल सकें। अच्छा, प्रत्यायोजन में काम करने की पावर मिलती है, बाकी जो साइनिंग अथॉरिटी है वो वही बनी रहती है जिसने उसको डेलीगेशन किया है, प्रत्यायोजन किया है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट है 17 जो बात करता है शक्तियों का प्रत्यायोजन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के व्यय का भारत की संचित निधि में से चुकाया जाना। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दी, पर हर चीज स्पष्ट रहती है, कोई छुपा नहीं रहता चीजें। शक्तियों का प्रत्यायोजन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के व्यय, जो शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा तो व्यय कौन उठाएगा, खर्चा कौन उठाएगा, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के व्यय जो है, इसका जो व्यय है प्रत्यायोजन का, वो भारत की संचित निधि में से चुकाया जाएगा। जो भारत की संचित निधि है उसमें से इसको चुकाया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेश या उनके
संबंध में संदेह वेतन भत्ते और जो पेंशन है भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे। मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से संबंधित अधिवेशन जो हो रहे हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, अन्य नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, और इसके अलावा प्रत्यायोजन में जो हो रहा है, जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, वो सब के सब कहाँ भारित होंगे? भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अध्याय 4 पे जो बात करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस, है ना। जो नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसकी जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस हैं, ये क्या उनके पास शक्तियां होंगी और क्या कृत्य करेंगे, उसके बारे में अध्याय 4 यहाँ पे वर्णन करता है। तो अध्याय 4 का जो सेक्शन 18 है, भाई 18 सेक्शन अकेला अध्याय 4 में है, इसके अलावा कोई सेक्शन में नहीं है। तो सेक्शन 18 हमको पूरा डिफाइन कर देगा कि क्या पावर्स हैं इनके पास और क्या फंक्शंस हैं। 18 का 1 क्लॉज कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को विनियमित करने और विनियमों द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच और फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने तक के लिए मार्गदर्शन जारी करने का कर्तव्य होगा। 3 में कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को विनियमित करने और विनियमों द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच और फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने तक के लिए मार्गदर्शन जारी करने का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि सेक्शन 3, 4 और 6 में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो विनियम है, उनको संचालित करने और जैव संसाधनों तक पहुंच और जो फायदों में हिस्सापूर्ण, जो साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने वाली बात है, उससे संबंधित मार्गदर्शन जारी करने की पावर किसके पास होगी? नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण के पास होगी। वो देखेगा कि सेक्शन 3 के अंतर्गत अनुमति, सेक्शन 4 के अंतर्गत अंतरण और सेक्शन 6 के अंतर्गत साम्यपूर्ण हिस्सों की बात, क्या इनसे संबंधित मार्गदर्शन सिद्धांत प्रॉपर दिए जा रहे हैं और साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने वाली बात प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही, उससे संबंधित और मार्गदर्शन सिद्धांत भी कुछ देने हैं, तो कौन देगा? नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण देगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसको देखेगा और उससे संबंधित कृत्य करेगा। सेकंड में कहा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का धारा 3, 4 और 6 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप को करने के लिए अनुमोदन कर सकेगा, और 3, 4, 6 में जो भी है अपने देखा भी हाल, उसके अंतर्गत जो क्रियाकलाप होंगे उसका अनुमोदन करने की शक्ति भी जैव विविधता प्राधिकरण के पास है। वहीं थर्ड में कहते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का केंद्र सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के पोषण उपयोग और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के संबंध में सलाह दे सकेगा। मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी जो प्राधिकरण है, ये सलाह भी देगा, किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके बारे में देगा? अपनी जैव विविधता के बारे में कि कैसे संरक्षण हो रहा है, कैसे अवयवों का पोषण विकास हो सकता है, कैसे संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं और उससे क्या क्या उनसे फायदे हो सकते हैं, वो फायदे हो सकते हैं तो उनको कैसे बांट सकते हैं, मतलब कितना अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं पोषणीय संव्यवहार करते हुए, ना कि उनको नष्ट करते हुए। तो और जो हिस्से होंगे वो हिस्से राज्य में और स्टेट में किस तरह से बांटे जाएं, लोगों में किस तरह से बांटे जाएं ताकि उसका ज्यादा फायदा हो, उससे संबंधित वो सलाह केंद्र सरकार को देगा। कौन देगा सलाह? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। बी, अब तो बी में है राज्य सरकारों को जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों के चयन में जो विरासत स्थल के रूप में धारा 37 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित किए जाएं तथा ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंध के उपाय के चयन में सलाह दे सकेगा। अब यहाँ पे इतनी केंद्र सरकार को सलाह नहीं देगा, ये राज्य सरकार और राज्य बोर्ड को भी सलाह देगा, राज्य सरकारों को भी सलाह देगा कि आपके यहाँ पे जो जैव विविधता से संबंध के महत्व के जो विरासत स्थल हैं या जो जैव विविधता भरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, तो धारा 37 की उपधारा 1 के अधीन उसमें डिफाइन करेंगे वो कौन कौन सी हो सकती है, तो उन सब के बारे में बताएगा कि इनको कैसे रखरखाव करना है, कैसे प्रबंध करें और कैसे इनका चयन करें, उसके बारे में भी ये सलाह राज्य सरकारों को भी देगा। केंद्र सरकार को दे दी सलाह, अब राज्य सरकारों को भी दे देगा। सी, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझाएं। इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती हैं जो इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर इन कृत्यों को जो किससे संबंधित है, आपकी बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, उन कृत्यों को करने में सहायता हो, अच्छे से किया जा सके, उससे संबंधित जो और भी चीजें होंगी उसके बारे में भी ये क्या करेगा? उपबंध कर सकता है और उनकी क्रियान्वयन से जो आवश्यक समझे वो सलाह वहां पे दे सकता है। कौन दे सकता है? ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, मतलब जो अधिनियम है इसके कृत्य जो है, जो भी सारे के सारे हैं, उन सबको कृत्यों को समझने के लिए जो आवश्यक समझता है वो ये कर सकता है। कौन कर सकता है? नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण। और लास्ट फोर्थ है 18 का 1 था, 2 था, 3 था, ये 4 है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है केंद्र सरकार की ओर से भारत से अभिप्राप्त किसी जैव संसाधन या ऐसे जैव संसाधन से संयोजित जो भारत से उत्पन्न हुआ है, भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों को मंजूर करने का विरोध करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा। मतलब ये एक प्रहरी है किसका? हमारी जैव विविधता का। भारत की जो राष्ट्रीय जैव विविधता है, भारत की जो जैव विविधता है, उसका ये प्रहरी है, चौकीदार है। ये देखेगा कि भारत से उत्पन्न
संबंध कोई जैव विविधता संबंधित उत्पन्न कोई चीज विदेशों में कहीं कोई पेटेंट तो नहीं करा रहा, कोई उस पर अपनी सील और मोहर तो नहीं लगा रहा, कहीं उस पर वो कब्जा तो नहीं रहा है। जो बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल हमारी प्रॉपर्टी है, उसको वहां जाके वो अपनी तो अधिसूचित नहीं कर रहे, अपनी तो कह के नहीं बोल रहे, तो वो सब देखेगा और उनको उसके विरोध में कदम उठाएगा यदि आवश्यक लगते हैं।